स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बस है सिर्फ एपिसोड नंबर 11 पार्ट 2। इस वक्त वो सातों दोस्त हयाम के फ्लैट पर मौजूद अपनी अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रहे थे जब अचानक हयाम के फ्लैट का दरवाज़ा नॉक हुआ तो सब ने पहले तो परेशानी से एक दूसरे को देखा। फिर हयाम उठती दरवाज़ा खोल गई। दरवाज़ा खोलते ही हयाम की नज़र सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ी तो हयाम ने परेशानी से आईब्रो उचकाते ही इन्हें देखा। जी कहिए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मिस हयाम अजमीर मलिक, हमारे पास आप और आपके दोस्तों के गिरफ्तारी के वारंट हैं। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। व्हाट? मगर हमने किया क्या है? हयाम के सवाल पर एक पुलिस ऑफिसर हयाम को देखता बोला तो हयाम ने हैरानगी से सवाल किया। जबकि इसकी चिल्लाती आवाज़ सुनते हयाम के सब दोस्त परेशान हुए। जबकि एक लेडी पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ती हयाम को दीवार के साथ लगाती इसके हाथों में हथकड़ी लगा गई। जबकि बाकी के पुलिस ऑफिसर्स फौरन से अंदर की जानिब बढ़े तो लाउंज में बैठे इन 6 दोस्तों ने परेशानी से इन पुलिस ऑफिसर्स को देखा। फिर एक लेडी ऑफिसर आगे बढ़ी और इसने उंजिला के हाथों में हथकड़ी पहनाई तो उंजिला की आंखों में आंसू आए। सर, हमारा कसूर क्या है? आप हमें यूं बिला वजह अरेस्ट नहीं कर सकते। देखें सर, आप मुझे यूं हाथ नहीं लगा सकते। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सैयद इब्राहिम अलवी का बेटा हूं। अगर तुम तुर्की के प्राइम मिनिस्टर के बेटे भी हो ना, मैं तब भी तुम्हें हाथ लगाऊंगा और तुम्हें यहाँ से पुलिस स्टेशन भी लेकर जाऊंगा। मशारिफ की बात सुनते जोयान भी चिल्लाता बोला तो एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता गुस्से से बोला और इसने जोयान के हाथों में हथकड़ी बांधी। फिर वो लेडी पुलिस ऑफिसर जिसने उंजिला को हथकड़ी लगाई थी गुस्से से उंजिला को धक्का देती आगे की जानिब बढ़ने का इशारा कर गई। देखें, आप हम सबके साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं लगाई? इसे भी हथकड़ी लगाएं। क्योंकि मेरे पास तुम 6 दोस्तों के वारंट है, इस लड़की का नहीं है। इस पर कोई केस नहीं है। आदम, गाड़ी में डालो इन सबको। उमैस की बात सुनते इस पुलिस ऑफिसर ने इसे घूर कर देखा जबकि मशारिफ की नज़र अपने पास खड़ी मरियम पर पड़ी जिसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। फिर मशारिफ इस पुलिस ऑफिसर को देखता हल्के गुस्से से बोला तो इस पुलिस ऑफिसर ने गुस्से से जवाब दिया। फिर अपने पास खड़े कांस्टेबल से बोला तो वो कांस्टेबल मशारिफ को कॉलर से खींचकर बाहर की जानिब बढ़ा। फिर वो दोनों लेडी ऑफिसर उंजिला और हयाम को लेती बाहर की जानिब बढ़ी। मैम, मुझे जर्सी तो पहनने दें। हयाम जो स्लीवलेस शर्ट पहने हुई थी इस पुलिस ऑफिसर को देखते ही बोली तो इस पुलिस ऑफिसर ने घूर कर इसे देखा। जबकि इनके पास खड़े ऑफिसर ने गुस्से से हयाम को देखा और फिर आगे बढ़ते सलार की जैकेट खींचकर उतारते हयाम के मुंह पर मारी तो हयाम ने खा जाने वाली नजरों से इस ऑफिसर को घूरा। जबकि वो ऑफिसर बिना हयाम की परवाह किए सलार को खींचकर अपने साथ ले गया। इस पॉलिटिशियन साहिब के बेटे को भी लेकर चलो। सर, कॉलर से ना पकड़िएगा, पॉलिटिशियन साहिब की इज्जत का सवाल है। जोयान के पास खड़े पुलिस ऑफिसर की बात सुनते मशारिफ ने गर्दन मोड़ते जोयान को देखा जो इस वक्त गुस्से से लाल पीला हो रहा था। फिर मशारिफ मुस्कुराता बोला तो हयाम, उमैस और सलार ने अपनी हंसी दबाई। जबकि जोयान का दिल किया इस मनहूस आदमी का गला दबा दे। वो जानता था मशारिफ ने ये बात जानबूझकर बोली है ताकि वो कांस्टेबल जिद में आकर इसका कॉलर पकड़े। और हुआ भी कुछ यूं ही। जोयान के पास खड़ा कांस्टेबल जोयान को कॉलर से खींचकर बाहर की जानिब बढ़ा जबकि अपने सब दोस्तों को बारी बारी फ्लैट से जाते देखकर मरियम ने रोना शुरू किया। पुलिस वाले इन 6 दोस्तों को गाड़ी में बिठाते वहां से चले गए जबकि इनके जाने के बाद मरियम भागकर इनके पीछे आई। फिर एक कांस्टेबल से ये पूछते कि इन लोगों को कौन से पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। फौरन उस्मान और जाजिब को कॉल कर गई। फिर खुद भी गाड़ी में बैठती इनके पीछे पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस इस शैतानों के टोले को पुलिस स्टेशन लाते फौरन से लॉकअप में बंद कर गए। हयाम और उंजिला एक लॉकअप में थी जबकि बाकी के वो 4 दोस्त इनके सामने वाले लॉकअप में थे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने जाजिब भाई और उस्मान भाई को फ़ोन किया है, वो लोग बस पहुंचते ही होंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा हमें यहाँ बंद क्यों किया गया है? जुर्म क्या है हमारा? एक सिंगर को अगवा करना तुम लोगों का जुर्म है। मरहबा। मरियम की बात सुनते हयाम गुस्से से बोली तो इन सब ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। तभी इन्हें एक लड़के की आवाज़ आई तो वो सब इस तरफ मुतवज्जा हुए। अपने सामने माहिर शाह को देखकर सबकी आंखें फटी जबकि माहिर मरियम को देखता इसके पास आया। फिर मुस्कुराता हुआ अपना हाथ अदाब की तरह माथे तक ले जाता दिल फरेब अंदाज में बोला तो मरियम ने परेशानी से इसे देखा। आपने इन सबको? जी बिल्कुल, कल्बी मिन साहिबी। मरियम माहिर को देखती परेशानी से बोली मगर फिर अपनी बात अधूरी छोड़ी तो माहिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया जिस पर जोयान ने इसे घूर कर देखा। अबे साले, तुझे इन दोनों ने अगवा किया था, हमने नहीं। हमें क्यों कैद किया है? क्योंकि तुम सब वहाँ मौजूद थे मगर तुम में से किसी ने भी मुझे बचाया नहीं था, इसलिए तुम सब यहाँ कैद हो। तो फिर वहाँ तो ये भी मौजूद थी, इसे भी अंदर डालो। जोयान की बात सुनते माहिर हल्के गुस्से से बोला तो मशारिफ ने मुंह बनाते जवाब दिया जबकि इसके बाकी दोस्तों ने इसे हैरानगी से देखा। मतलब इस शैतानों के चाचा जी को ये फिक्र नहीं थी कि वो जेल के अंदर है बल्कि ये फिक्र थी कि मरियम जेल से बाहर क्यों है।
वो इसलिए कि शाह अपनी औरतों को कैद नहीं करते। हाँ तो जाकर अपनी औरत को आज़ाद कर, मेरी बहन का इससे क्या ताल्लुक। चलो मरियम शाबाश, तुम भी अंदर आ जाओ। अबे गधे, वो तेरी बहन को अपनी औरत बोल रहा है। माहिर की बात सुनते मशारिफ फौरन बोला तो इसकी बात सुनते हयाम ने अपना सर पीटा, जबकि उमैस इसके सर पर टमाटर सीध करता बोला तो मशारिफ ने इसे घूर कर देखा। तेरे में कॉमन सेंस नहीं है बे? मेरी बहन इसकी औरत कैसे हो सकती है? इन दोनों की शादी नहीं हुई है। फिक्र मत करो, वो भी हो जाएगी। अच्छा कैसे होगी? मेरी बहन का तो रिश्ता पक्का हो गया, अगले महीने मंगनी है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं घर में कलेश डालकर ये मंगनी रुकवा सकता हूँ। मशारिफ की बात सुनते उमैस, सलार और जोयान ने इसे घूर कर देखा। इस ढीठ इब्ने ढीठ को कोई एहसास था कि वो जेल में है, इसे यहाँ भी बकवास करने की पड़ी थी। जबकि मशारिफ की बात सुनते माहिर हल्की मुस्कुराहट से बोला तो मशारिफ आगे बढ़ता जेल की सलाखों को दोनों हाथों में पकड़ता बोला। जबकि इसके नए शोशे पर जहाँ सबने इसे हैरानगी से देखा, वहीं माहिर ने परेशानी से इसे देखा। वैसे तो मेरी बहन को तुम्हारा थोबड़ा पसंद नहीं है, मगर मैं इसे तुम्हारे लिए मना सकता हूँ। और तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? आज़ादी, मेरी और मेरे सब दोस्तों की। अगर तुम आज़ादी दे देते हो तो मैं मरियम का निकाह तुमसे करवा दूंगा, पक्का। मशारिफ की बात सुनते सबके मुंह खुले। जबकि माहिर ने आईब्रो चुकाते सवाल किया तो मशारिफ अपने चेहरे पर मासूमियत से जाता आंखों से जेल की तरफ इशारा करता बोला, जिस पर माहिर ने इसे परेशानी से देखा। मशारिफ की आखिरी बात सुनते मरियम की आंखें हैरत से फैली, यानी कि वो शैतानों का चाचा जी अपनी आज़ादी की खातिर अपनी मुंह बोली बहन का रिश्ता पक्का कर रहा था। सोच लो मेरी ऑफ़र के बारे में। वैसे तुम्हें बता दूं, मेरे बाबा मेरी हर बात मानते हैं। ये देखो, तुम इस गंदी औलाद की बेल करवाने का बोल रहे थे मुझे जाजिब। यार कमाल साहिब, कितनी बार बोलूं, जब दो समझदार लोग बात कर रहे हो बीच में ना बोला करें। मशारिफ की बात सुनते मरियम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, जब कमाल साहिब की गुस्सीली आवाज़ इन सबके कानों से टकराई। सैयद फैमिली, शाह फैमिली, कमाल फैमिली, मरियम की फैमिली और शहराजी फैमिली को वहां देखते सब लोग हैरान हुए। अपने बाप की बात सुनते मशारिफ मुंह बनाता बोला तो कमाल साहिब ने गुस्से से इसे घूर कर देखा। गंदी और इंतहा की ढीठ औलाद है हमारी, जेल में बंद हो गई है, मगर मजाल है जो जबान भी बंद हो गई हो। खबीस औलाद न जाने किस पर चली गई है। दादी कहती थी मैं आप पर गया हूँ। बकवास बंद करो अपनी मनहूस औलाद, तुम में कोई शर्म लिहाज है? और मुझे ये बताओ तुमने लोगों के अगवा करने कब से शुरू किए हैं? कमाल साहिब के गुस्से से बोलने पर मशारिफ जेल की सलाखों को पकड़ता मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ता बोला तो सबने अपनी हंसी दबाई। जबकि कमाल साहिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। फिर वो गुस्से से चिल्लाते बोले तो मशारिफ ने मुंह बनाते नजरें झुकाई। हाँ तो जब जेब खर्ची पूरी नहीं दोगे तो फिर मुझे लोगों को अगवा करके तावान पर ही गुजारा करना पड़ेगा ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जेब खर्ची के नाम पर जितना मेरा पैसा उड़ाते हो ना मशारिफ कमाल, तुम्हारी उम्र में तुम्हारा भाई उतने पैसे खुद कमाता था। और तुम क्या कर रहे हो? एक शख्स को अगवा करने के जुर्म में जेल में हो और इस जेल से आज़ादी पाने के लिए तुम अपनी दोस्त को अपनी बहन बोलकर उसका निकाह एक शख्स से करवाने का चूना उसी शख्स को लगा रहे हो। ढीठ औलाद, तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कर रहे हो? आज़ादी पा रहा हूँ कमाल साहिब, और क्या कर रहा हूँ? मशारिफ की बात सुनते कमाल साहिब गुस्से से बोले। जबकि इनकी आखिरी बात सुनते माहिर ने आंखें फाड़ते मशारिफ को देखा। जबकि मशारिफ पर किसी चीज का असर न था। वो ढीठ इब्ने ढीठ जेल में खड़ा अपने बाप से बहस कर रहा था। कमाल साहिब की बात सुनते मशारिफ कंधे उचकाता बोला तो इसकी ढिठाई पर सबने हैरानगी से इसे देखा। कमाल साहिब, यहाँ पर बच्चों के नाम के आगे साइन कर दे ताकि बच्चों की बेल हो सके। इससे पहले कोई कुछ बोलता एक कांस्टेबल आता कमाल साहिब को एक रजिस्टर पकड़ाता बोला, जिस पर कमाल साहिब ने नाम पढ़ते सब बच्चों के नामों के आगे साइन किए। तो कांस्टेबल ने रजिस्टर देखते इशारा किया, जिस पर सामने खड़े 2 कांस्टेबल ने फौरन से लॉकअप का गेट खोला तो सब लोग एक एक करके बाहर निकले। इसे अंदर ही रहने दो, इसकी बेल नहीं हुई है। मशारिफ को बाहर निकलता देखकर कांस्टेबल फौरन बोला तो मशारिफ ने मुंह बनाते अपने बाप को देखा। जबकि वो कांस्टेबल वापस से मशारिफ को अंदर करता ताला मार गया। तुम तो बाहर निकल सकते हो ना, तो बस फिर निकल जाओ बाहर, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बेल नहीं करवाऊंगा ढीठ औलाद। चलो सब लोग घर चलो। मगर कमाल साहिब, मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है शीजल, वो खुद इस जेल से आज़ाद हो सकता है ना, तो बस हो जाए आज़ाद, घर चलो। और हाँ, एक बात और, कोई भी इसकी बेल करवाने की कोशिश न करे, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर से बात कर चुका हूँ। जब तक मेरे साइन नहीं होंगे इसे बेल नहीं मिलेगी। खुद बाहर आ सकता है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। चलो। कमाल साहिब की बात सुनते शीजल फौरन बोली, जिस पर कमाल साहिब इसकी बात काटते गुस्से से बोले तो सबने हैरानगी से इन्हें देखा। फिर कमाल साहिब शीजल को लेते बाहर आए तो बाकी सब भी इनके पीछे बढ़े। कमाल साहिब, बच्चा है वो, क्यों ऐसे कर रहे हैं इसके साथ? शहराजी साहिब, आप मेरे इस तूफान बच्चे को नहीं जानते, मैं अच्छे से जानता हूँ। एक रात हवालात में गुजारेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। दोबारा ऐसी शरारत करने से पहले 2 बार सोचेगा। और माहिर बेटे, मशारिफ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो दिल का बुरा नहीं है, बस अपने इन निकम्मे दोस्तों पर जान देता है और इनकी खातिर कुछ भी कर सकता है।
अंकल आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे माफ़ किया। उबैद शराजी की बात सुनते कमाल साहब इन्हें देखते बोले तो वो कुछ खामोश हुए। फिर कमाल साहब माहिर को देखते बोले तो माहिर ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर कमाल साहब मुस्कुरा दिए। फिर वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। आई एम सॉरी बाबा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मगर क्यों? हमारा दोस्त जेल में है, हम घर जाकर क्या करेंगे? उमैस की बात सुनते सबने परेशानी से इसे देखा, जबकि उबैद शराजी ने फ़ौरन सवाल किया तो ज़ोयान फ़ौरन बोला। फिर वो 6 के 6 दोस्त एक-एक करके अंदर की जानिब बढ़े, जबकि सब बड़ों ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। माहिर भी इन सातों की दोस्ती देखकर हैरान था। तुम लोग घर नहीं गए? क्या करें, तू मनहूस इधर है तो घर में हमारा दिल कहाँ से लगना है? अपने सातों दोस्तों को देखते मशारिब ने सवाल किया तो सलार ने कंधे उचकाते जवाब दिया, जिस पर मशारिब हल्का सा मुस्कुराया। तभी एक कांस्टेबल आता लॉकअप का दरवाज़ा खोल गया। तुम्हारा केस ख़त्म हो गया, तुम घर जा सकते हो। केस ख़त्म हो गया? मगर कैसे? मैंने केस वापस ले लिया। इस कांस्टेबल की बात सुनते सलार ने सवाल किया तो माहिर इनके पास आता बोला, जिस पर इन सब ने हैरानगी से इसे देखा। मशारिब और मरियम असल बहन भाई नहीं हैं, जानता हूँ। मैंने ये केस मरियम की वजह से नहीं, तुम सबकी दोस्ती को देखते वापस लिया है। गुड, अच्छा किया। वैसे भी हफ्ते को मेरे भाई की शादी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ गाने का मौका दे सकता हूँ। हयाम की बात सुनते माहिर फ़ौरन बोला तो मशारिब इसके कंधे पर हाथ रखता बोला, जिस पर माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि बाकी सब ने कहका लगाया। वो शैतानों का चाचा जी बदल नहीं सकता था। फिर वो सब दोस्त बाहर आए तो कमाल साहिब को देखते मशारिब ने अपने कंधों से मसनूई गिर झाड़ी, जिस पर कमाल साहिब ने इसे हमेशा वाले लकब से नवाजा, जबकि वो मुस्कुराता शीजल को लेता गाड़ी में बैठा और फिर इन सब दोस्तों की गाड़ियाँ आगे पीछे वहाँ से निकलती चली गईं। सलार, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? निशान? कैसा निशान? ये तो बिल्कुल वैसा ही स्टैंप है जैसा उर्विल ने उंजिला और ज़ोयान की बाजू पर बनाया था। ये मंजर था इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर इस वक्त वो सातों दोस्त अपने डिपार्टमेंट के सामने बने ग्राउंड में बैठे एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। जब मरियम की नज़र सलार की गर्दन की पिछली साइड पर पड़ी, फिर मरियम सलार को देखती बोली तो सलार ने परेशानी से सवाल करते अपनी पिछली गर्दन पर हाथ फेरा, जब इसे वहाँ कुछ खुरदरा सा महसूस हुआ, जबकि उमैस भी एक नज़र इस निशान को देखता बोला। तो सब ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। फिर मशारिब, ज़ोयान, उंजिला और हयाम ने भी आगे बढ़ते स्टैंप को देखा। किसने लगाया ये स्टैंप? मैं नहीं जानता। क्या तुम इस स्टैंप को पहचानती हो हया? ज़ोयान के सवाल पर सलार नफ़ी में सर हिलाता बोला तो मशारिब ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हयाम ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जानती इस स्टैंप को, मगर डी ज़रूर जानता होगा। इसे डार्क वर्ल्ड के हर डॉन के स्टैंप्स के बारे में पता है, मैं पूछूंगी इसको। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलार को पता कैसे नहीं चला इस स्टैंप का। हालांकि हमें जब ये स्टैंप लगा था तो हमें बहुत मिर्चें लगी थी, है ना उंजिला? ये तो वो डॉन ही बता सकती है जिसका ये स्टैंप है। हयाम की बात सुनते ज़ोयान फ़ौरन बोला तो उंजिला ने हाँ में सर हिलाया, जबकि हयाम परेशानी से बोली तो मशारिब ने इसे हैरानगी से देखा। बता सकती है? मतलब कि वो एक लड़की है। तुम्हारा दोस्त लड़का है या लड़की? मुझे क्या पता, मैंने कभी चेक नहीं किया। मशारिब के सवाल पर हयाम ने भी सवाल किया तो मशारिब सलार को देखता बोला, जिस पर सलार ने इसे घूर कर देखा, जबकि इसकी बात समझते मरियम और उंजिला का चेहरा लाल हुआ। सलार लड़का है, इसका मतलब है वो डॉन लड़की होगी, क्योंकि ये स्टैंप उसी शख्स को लगता है जिस शख्स से एक डॉन शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है। समझे तुम? समझ गया, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता सलार लड़का है? कहीं तुम सलार के साथ मिलकर ज़ोयान पर चीट तो नहीं कर रही? हयाम की बात सुनते सबने हाँ में सर हिलाया, जबकि मशारिब अपनी अंबर आंखें छोटी करता हयाम को सर से पांव तक घूरते शकी अंदाज में बोला। तो इसकी बात सुनते ज़ोयान ने इसे घूर कर देखा, जबकि हयाम ने अपना बैग उठाते इसे मारा तो मशारिब ने एक बेबाक कहका लगाया। कहका लगाते लगाते मशारिब पीछे को गिरता अपने सर के नीचे दोनों हाथ रखते लेटा, तो हयाम ने उठते इसका गला दबाना शुरू किया, जिस पर मशारिब मजीद जोर से कहका लगाता हंसने लगा। वो दोनों अभी इसी तरह घुलने में मसरूफ थे जब एक लड़की आती मशारिब के सर के पास खड़ी हुई, तो इस लड़की को देखते हयाम और मशारिब फौरन एक दूसरे से दूर होते उठकर बैठे। आप में से हयाम कौन है? मैं हूँ हयाम, तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है, मुझे फराबाजी ने भेजा है। आपने उनसे बोला था ना कि आपको एक लड़की की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे भेजा है। इस लड़की की मासूमाना आवाज़ में सवाल सुनते हयाम ने परेशानी से जवाब दिया, फिर इसे ऊपर से नीचे तक देखती सवाल कर गई, जिस पर वो लड़की एक नज़र इन सातों दोस्तों को देखती नज़रें झुकाती बोली तो हयाम ने हाँ में सर हिलाया। फराबाजी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में रिसेप्शनिस्ट थी। इसके अलावा वो तुर्की में मौजूद एक NGO में भी काम करती थी। ये NGO यतीम और बेसहारा लड़कियों की देखभाल करती थी। हयाम को जब पता चला तो हयाम ने फराबाजी को कहकर घर के कामों के लिए एक लड़की का बोला था। आखिर कब तक हयाम बाहर का खाना खाती? मगर मैंने तो घर के कामों के लिए कहा था। तुम यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो? जी, वो फराबाजी मुझे लेकर आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पर मिल लूँ। अगर आपको समझ आया तो आपके साथ ही घर चली जाऊँ, वरना वो कल कोई दूसरी लड़की ले आएगी।
अच्छा बैठो, मुझे ये बताओ घर के सारे काम आते हैं ना? खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना सब कुछ आता है ना? हयाम के सवाल पर चंदा फ़ौरन बोली तो हयाम इसे अपने पास बैठने का इशारा करती बोली, जिस पर वो लड़की खामोशी से इसके पास बैठी। तो हयाम ने फ़ौरन सवाल किया, जिस पर इस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। हाँ जी, सब आता है, सब कर लूँगी, जो-जो आप कहेंगी। ठीक है, और काम करने किस वक़्त आओगी? वो जी आपसे एक बात करनी थी। चंदा की बात सुनते हयाम ने फ़ौरन सवाल किया तो चंदा ने अपनी चादर जिससे अपना चेहरा ढक रखा था ठीक करते जवाब दिया। तो हयाम ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। वो जी आपके घर में कोई मर्द तो नहीं है ना? अगर है तो बता दे, फिर मैं ये काम नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरा भाई है एक, मगर वो मेरे साथ नहीं रहता, और अगर मेरे घर आए भी तो मुझे पूछ कर आता है। इसकी फ़िक्र मत करो तुम। मुझे तो तुम अच्छी लगी हो चंदा। तुम एक काम करो, अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दो मुझे, और तनख्वाह भी बता दो कितनी लोगी। आईडी कार्ड तो नहीं है जी। चंदा की बात पर हयाम फ़ौरन बोली तो चंदा ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर हयाम ने इसे घूर कर देखा। तुम पाकिस्तानी हो? अच्छा तो फिर अपना पासपोर्ट दे दो मुझे। पासपोर्ट भी नहीं है जी। क्या मतलब पासपोर्ट भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, तो तुम तुर्की कैसे आई हो? हयाम के सवाल पर चंदा ने हाँ में सर हिलाया तो हयाम अपना हाथ आगे बढ़ाते फ़ौरन बोली, जिस पर चंदा ने परेशानी से जवाब दिया। तो हयाम ने इसे घूर कर देखते सवाल किया, जिस पर चंदा ने नज़रें झुकाईं। ये तो मैं भी नहीं जानती जी, मैं रात को अपने बिस्तर पर सोई थी, उसी बिस्तर पर जो मुझे पाकिस्तान में अम्मा ने दिया था, मगर जब मैं सुबह उठी तो मैं फराह बाजी के घर उनके बिस्तर पर सो रही थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहानी सुना रही हो हमें? ना जी ना साहब जी, मैं भला क्यों आपको कहानी सुनाने लगी? चंदा के परेशानी से बोलने पर हयाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जबकि मशारिब हल्के गुस्से से बोला तो चंदा ने परेशानी से जवाब दिया, तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम तुर्की पहुंची फराबाजी के घर तो उसके बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ? वो जी मैं जब रात को बिस्तर पर सोई तब तो ठीक थी बिल्कुल, मगर जब सुबह उठी तो फराबाजी के बिस्तर पर थी और मेरा जिस्म बड़ा दर्द कर रहा था जी। फराबाजी को मैंने पूछा कि मैं उनके घर कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि वो अम्मा के रिश्तेदार हैं। अम्मा ने मुझे उनके पास भेज दिया है। कैसे भेजा ये नहीं बताया। फिर वो मुझे लेकर अपने साथ वो इदारे चली गई। 2 दिन मैं वहाँ रही, फिर फराबाजी मुझे यहाँ ले आई आपसे मिलने। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। तनख्वाह बता दो कितनी लोगी? हयाम के सवाल पर चंदा फ़ौरन बोली तो इसकी सुनहरी आंखों में मौजूद दर्द और खौफ देखकर हयाम ने हाँ में सर हिलाया। शायद नहीं, यकीनन हयाम समझ चुकी थी कि वो 18 साला लड़की तुर्की कैसे पहुंची और इसके साथ क्या क्या हुआ। हयाम हाँ में सर हिलाती बोली तो हयाम के सब दोस्तों ने इसे हैरानगी से देखा, जबकि चंदा हल्का सा हयाम की जानिब खिसकी। बाजी आप मेरे को तनख्वाह मत देना, बस अपने घर में रहने को थोड़ी सी जगह और 2 वक्त का खाना दे देना। मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना सब कुछ करूँगी, जो जो आप कहोगी करूँगी। बस आप फराह बाजी को बोल देना कि आप मुझे दिन रात के लिए रखना चाहती हैं, कुछ घंटों के लिए नहीं। मेहरबानी होगी आपकी बाजी। मैं आपसे तनख्वाह भी नहीं लूँगी, काम भी सारे करूँगी। बस आप फराह बाजी को यूँ बोल देना ना बाजी। ऐसे कैसे बोल दें? ना तुम्हारे पास आईडी कार्ड है ना पासपोर्ट, ऊपर से तुम 24 घंटे घर रहोगी। हमें क्या पता तुम कौन हो और हम क्यों फराह बाजी को यूँ बोलें? ठीक है, मैं फराह बाजी से बात कर लूँगी। तुम अपना सामान मंगवा लो, मैं आज यूनिवर्सिटी से जाते हुए तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। बाजी मेहरबानी, मैं चलती हूँ। चंदा की हल्की आवाज़ में बात सुनते मशारिब गुस्से से बोला तो चंदा ने नज़रें झुकाई, जबकि हयाम फ़ौरन बोली तो चंदा इसे देखती अपनी चादर ठीक करती बोली और उठकर वहाँ से चली गई। जबकि चंदा के जाने के बाद मशारिब ने हयाम को घूर कर देखा तो हयाम ने अपना आईब्रो झुकाया। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है हातिम ताई? ना तो उसके पास आईडी कार्ड है ना उसके पास पासपोर्ट है, और वो ना जाने क्या कहानी तुम्हें सुनाकर बोल रही है कि मुझे अपने घर पर पनाह दे दो, तो तुम फराह बाजी को बताए बगैर उसे अपने साथ रखने को तैयार हो गई हो। इतनी गधी तुम लगती तो नहीं हो हातिम ताई। तुम भूल रहे हो मैं रशिया की डॉन एंजल हूँ, कोई चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रही बात इस लड़की की, तो तुमने इस लड़की को देखकर क्या महसूस किया? मतलब तुम्हें इसमें क्या क्या नज़र आया? मुझे इस लड़की में सिर्फ झूठ नज़र आया और कुछ नहीं। मशारिब की बात सुनते हयाम ने फ़ौरन सवाल किया तो मशारिब ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर हयाम हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल, तुमने सिर्फ इसका चेहरा देखा और इसकी आवाज़ का झूठ देखा, मगर मैं एंजल हूँ। मेरी आंखों ने इस लड़की का पूरा एक्सरे किया। इस लड़की ने झूठ नहीं बोला, बस आधा सच बोला, बाकी का आधा वो गुल कर गई। तुमने इसका चेहरा तो देखा मशारिब, मगर मैंने उस चेहरे पर मौजूद आंखों में कैद, गम और इल्तिजा देखी। तुमने इसकी बॉडी की हरकतों से अंदाज़ा लगाया कि शायद वो झूठ बोल रही है, मगर मैंने उसकी बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगाया वो लड़की मुझसे अपने जिस्म पर लगे ज़ख्म छुपा रही है। तुम खुद सोचो, बिना आईडी कार्ड बिना पासपोर्ट के वो पाकिस्तान से तुर्की कैसे आई? मैं बताती हूँ वो कैसे आई। वो लीगल नहीं, इलीगल तरीके से तुर्की आई।
वो सही कह रही है। वो रात में वाक़ई ही अपने बिस्तर पर सोई और जब उठी तो सुबह तुर्की में थी, क्योंकि किसी ने रात में उसके सोने के बाद उसे बेहोश करते तुर्की रवाना कर दिया, गैर कानूनी तरीके से। और जब सुबह इसे होश आया तो वो तुर्की में फराबाजी के बिस्तर पर थी। और इसका जिस्म दर्द कर रहा था, क्यों? सफ़र की थकान की वजह से? नहीं, इसकी बेहोशी की हालत का फ़ायदा उठाया गया। फराबाजी ने इसे यहाँ लोगों के घरों में काम करने नहीं बल्कि जिस्म फ़रोशी के लिए बुलाया। और तुम्हें क्या लगता है, होश में आने पर इसका जिस्म क्यों दर्द हो रहा था इसे पता नहीं होगा? यकीनन इसे पता चल गया होगा। मगर वो बेचारी इस दलदल में फंस चुकी थी। मैंने उसके बाजुओं पर तशद्दुद के निशान देखे हैं। वो मेरे घर में पनाह इसलिए लेना चाहती है ताकि फराबाजी से दूर हो सके। और वो ये भी जानती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे घर में कोई मर्द नहीं, तभी तो फराबाजी ने उसे मेरे घर काम करने के लिए रखा है। अब आई समझ? हयाम की बात सुनते मरियम परेशानी से बोली तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया, जबकि हयाम का जवाब सुनते वो सब लोग परेशान हुए। मतलब कि फराबाजी गैर कानूनी काम करती हैं, हमें पुलिस को बताना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस शामिल होती है। वरना तुम खुद बताओ, एक इंसान को बेहोश करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाना इतना आसान है कि फराबाजी बिना किसी को भनक लगे इस लड़की को यहाँ ले आई। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उज़्ज़िला की बात सुनते हयाम फ़ौरन बोली तो ज़ियान ने परेशानी से सवाल दागा। अब तुम लोगों को बस खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो करना है मैं खुद कर लूँगी। याद रहे, इस बात की भनक हम साथ के अलावा किसी को नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, तुम 6 लोग इस लड़की को बस इतना जानते हो कि वो मेरी मेड है। इसके अलावा वो कौन है, कहाँ से आई है, तुम लोग नहीं जानते, समझे? हयाम की बात सुनते इन 6 लोगों ने हाँ में सर हिलाया। तभी हयाम का मोबाइल बजा। अपने व्हाट्सएप पर आए डिमॉन के मैसेज को देखते हयाम ने हल्का सा मुस्कुराते सलार को देखा तो सलार ने आईब्रो हिचकाया। ज़रा चेक करो इसकी गर्दन पर कौन सा जानवर है। कोई खतरनाक सा कीड़ा लग रहा है। वो कीड़ा नहीं, बिच्छू है, स्कॉर्पियो। और ये निशान इटली की डॉन का है, जिसे डार्क वर्ल्ड में स्कॉर्पियो के नाम से जाना जाता है। स्कॉर्पियो डार्क वर्ल्ड की वो वाहिद डॉन और पाशा बे का वो वाहिद दरिंदा है जिसे पाशा बे ने खुद ट्रेन किया है, जिसका मतलब साफ है कि वो मुझसे, किंग से और डी से भी ज़्यादा ताकतवर है। जिस तरह पाशा बे को आज तक किसी ने नहीं देखा, इसी तरह स्कॉर्पियो को भी आज तक किसी ने नहीं देखा। उसका नाम ही उसके काम के लिए काफ़ी है। कहा जाता है स्कॉर्पियो को आज तक सिर्फ डार्क वर्ल्ड के फंक्शंस में देखा गया है, वो भी मास्क के साथ। असल में वो कैसी दिखती है कोई नहीं जानता, मगर कहते हैं कि वो मास्क में बला की खूबसूरत लगती है। तो मास्क के बिना तो वो क़यामत ढाती होगी। और माशाल्लाह से हमारा सलार इसी स्कॉर्पियो का इश्क बना है। हयाम के सवाल पर उमैस सलार की गर्दन को देखता बोला तो हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर अपने मोबाइल में डिमॉन की भेजी गई सारी इन्फॉर्मेशन जो स्कॉर्पियो के बारे में थी ऊंची आवाज़ से पढ़कर सबको सुनाती गई। हयाम के खामोश होने पर सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। मगर सलार इसे कहाँ मिला? अब ये तो वही बता सकती है, क्योंकि सलार को तो ये भी नहीं पता कि इसकी गर्दन पर कोई स्टैंप भी मौजूद है। वैसे है वाकई ही में बहुत प्यारी। ज़ोयान के सवाल पर हयाम कंधे उचकाती बोली, फिर अपने मोबाइल में आई स्कॉर्पियो की तस्वीर देखती बोली तो सब ने हैरानगी से इसे देखा, जिस पर हयाम ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल का रुख इन सब की तरफ किया तो सामने ही स्क्रीन पर काली जीन्स पर काली स्लीवलेस शर्ट पहने, मुंह पर काला मास्क लगाए एक लड़की खड़ी नजर आई। इस लड़की ने अपने सुनहरे बालों में अपने दूधिया हाथों की उंगलियां उलझा रखी थीं, जबकि ग्रे आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। वो लड़की वाकई ही हुस्न का पैकर और बला की खूबसूरत थी। इस लड़की को देखते सलार ने अपना सांस रोका, जबकि मशारिब ने इस लड़की को एक नज़र देखते सलार को देखा। इस हसीना को ये चिंपैंजी ही मिला था स्टैंप लगाने के लिए। इसकी नज़र अगर मुझ पर पड़ी होती तो वो इस चिंपैंजी को कभी स्टैंप ना लगाती, बल्कि मुझे लगाती। और वो भी ये कीड़े वाला नहीं, प्यार भरा, अपने होठों का स्टैंप, वो भी मेरे होठों पर। और फिर अगले दिन हम इसकी कब्र पर खड़े फातिहा पढ़ रहे होते, क्योंकि इसने इस जहरीले को स्टैंप जो लगाया था। ज़ोयान की बात सुनते मशारिफ फ़ौरन बोला तो सलार गुस्से से बोला, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई। फिर हयाम उठती रिसेप्शन की तरफ बढ़ी ताकि फराबाजी से बात करके चंदा को अपने साथ घर ले जा सके। तकरीबन 20 मिनट बाद ज़ोयान, हयाम और चंदा ज़ोयान की गाड़ी में बैठते घर आ गए। वक्त था रात के 9 बजे का। मंजर था फ्रांस के शहर पेरिस का, जहाँ पर मौजूद सैगल पैलेस में इस वक्त कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि आज सैगल पैलेस वालों पर यह इंकशाफ हुआ था कि हमजा सैगल की इकलौती बेटी अनाइजा सैगल बिना शादी के माँ बनने वाली है। आज दोपहर को कॉलेज से वापस आकर अनाइजा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो घर में किसी को ना पाकर मलाइका सैगल खुद ही इसे ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल ले गई। अनाइजा के चेकअप के बाद डॉक्टर ने मलाइका सैगल को बताया कि अनाइजा माँ बनने वाली है, जिस पर मलाइका सैगल को लगा कि हॉस्पिटल की छत इनके सर पर आन गिरी हो। वो जिस चीज़ से डरती थी आज वही हुआ था। मलाइका सैगल ने उसी वक्त जब्बार सैगल को फ़ोन करते इन्हें बताया कि मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं, जबकि मलाइका की इस बात पर जब्बार को कतई यकीन न था।
मगर जब वो घर पहुंचे तो मलाइका सहगल के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स पढ़ते ही इन्होंने परेशानी से अनाइज़ा को देखा। न जाने क्यों इन्हें यकीन ना आया था कि अनाइज़ा ऐसा कुछ भी कर सकती है। अनाइज़ा की तबीयत की खबर सुनते इमरान, इब्रार और शहराम भी फ़ौरन घर पहुंचे थे और अब वो सब लोग ही लाउंज में बैठे थे। अनाइज़ा ज़ारों की तार रोती हुई इब्रार को देख रही थी, जो मुंह पर टेंशन से जाए यूं जाहिर कर रहा था जैसे कुछ जानता ना हो। अनाइज़ा का बार बार इब्रार को देखना इमरान नोट कर चुका था। वो हैरान था कि अनाइज़ा क्यों इस तरह इब्रार को देख रही है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आज ही इमरान और अनाइज़ा का निकाह कर दूंगा। वाह रे वाह जब्बार साहब, इस बदचलन लड़की को आप मेरे इस बेटे के सर पर थोपना चाहते हैं। अरे हमें क्या पता है इसने बाहर कितने यार फंसा रखे हैं। अगर आप इस बदचलन लड़की को मेरी बहू बनाना चाहते हैं ना जब्बार साहब, तो इसके लिए आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मेरे तीनों बच्चों के साथ खड़ी हूँ मैं। इस लड़की को तो मैं अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। मेरी मर्जी के बगैर आप इसे मेरे घर में ले आए थे, मगर मैं इसे अपने बच्चों की ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। याद रखिएगा आप, मैं ऐसा ही करूँगा मलाइका, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। अगर ये बात घर से बाहर निकल गई तो कितनी बदनामी होगी, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मैं इमरान और अनाइज़ा का निकाह करवा रहा हूँ, बस बात ख़त्म। इससे पहले कि इमरान कुछ बोलता जब्बार सहगल अनाइज़ा को घूरते बोले तो अनाइज़ा नज़रें झुका गई। जबकि जब्बार साहिब की बात सुनते मलाइका गुस्से से चिल्लाती बोली तो जब्बार साहिब भी गुस्से से बोले। अपने बाप को गुस्से से खड़े होते देखकर इमरान ने फ़ौरन अपने बाप का बाजू पकड़ा। वो जानता था अगर इसने अपने बाप को ना रोका तो आज एक बार फिर इसकी माँ इसके बाप के हाथों से मार खा जाएगी। अनाइज़ा जाकर चादर लेकर आओ, हम मस्जिद जा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। चाचू मैं इमरान भाई से निकाह नहीं कर सकती। इमरान भाई का इस सब में कोई कसूर नहीं है, जो भी कसूर है इब्रार का है। ये सब इसका किया धरा है। आपको निकाह करवाना है तो मेरा और इब्रार का करवाएं। तुम मुझे क्यों इस सब में घसीट रही हो? मेरा क्या कसूर है इसमें? जब्बार सहगल की बात सुनते अनाइज़ा रोती हुई बोली तो सब ने आंखें फाड़ते इब्रार को देखा। कहाँ मालूम था इब्रार को कि इस सब के बाद भी अनाइज़ा इतने धड़ल्ले से इसका नाम ले लेगी। ये बात पिछले महीने की थी। अनाइज़ा अपनी कुछ किताबें लेने के लिए इब्रार के साथ मार्केट गई थी। मार्केट से वापसी पर इब्रार और अनाइज़ा ने एक जगह रुककर जूस पिया था। जब बड़ी होशियारी से इब्रार ने अनाइज़ा के जूस में नशा आवर अद्वियात मिला दी थी। अनाइज़ा जूस पीने के कुछ ही मिनट बाद सीट से सर टकाती आंखें मूंद गई थी। इब्रार जो समझा था अनाइज़ा होशो-हवास से बेगाना हो गई है, इसे लेता अपने एक दोस्त के फ्लैट चला गया। इब्रार का वो दोस्त आजकल मुल्क से बाहर था। यही वजह थी कि इब्रार ने इसके खाली फ्लैट का भरपूर फ़ायदा उठाया था। इस फ्लैट की चार दीवारी में इब्रार ने अनाइज़ा के हुस्न को भरपूर तरीके से खिराज तहसीन पेश किया था। मगर असल होश इब्रार के तब उड़े जब कुछ देर बाद ही अनाइज़ा अपने होश में आती चीखती चिल्लाती रोने लगी। इसने इस रात इब्रार को न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजा, जबकि इसकी धमकी पर कि वो सब कुछ चाचू को बता देगी। इब्रार के होश उड़ा गई। इब्रार ने अपने एक दोस्त से बेहोशी की दवा मंगवाई थी, जबकि इसका दोस्त गलती से इसे बेहोशी की दवा की बजाय नशे की दवा दे गया था और नशा होने की वजह से नाइज़ा ये तो महसूस कर सकती थी कि इसके साथ क्या हो रहा है, मगर अपना बचाव न कर सकी। जबकि नाइज़ा की धमकी पर इब्रार ने झूठे आंसू बहाते इसे यकीन दिलाया कि वो इसे बेइंतहा पसंद करता है और वक्त आने पर इससे शादी करेगा। अगर अभी इसने ये बात अपने चाचू को बताई तो वो इब्रार को अपनी जायदाद से आग कर देंगे और फिर नाइज़ा की भी कितनी बदनामी होगी। इस सब के बाद अनाइज़ा अपनी बदनामी के डर से इस वक्त तो खामोश हो गई, मगर आज जब बात शादी की आई तो अनाइज़ा फौरन बोल पड़ी, इस एहसास के तहत कि इब्रार इसे कबूल कर लेगा। मगर ये तो अनाइज़ा बाजी की बस खाम ख्याली निकली। इब्रार साफ इसके मुंह पर मुकर गया और अनाइज़ा सबके सामने झूठी पड़ गई। झूठ मत बोलो इब्रार, तुमने मुझसे कहा था किसी और का गंद मेरे सर पर थोपने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है झूठ बोलने की? कॉलेज तो तुम आती जाती हो, पता नहीं किसका गंद मुझ पर डाल रही हो, किसके साथ मुँह काला किया है, सच्ची सच्ची बताओ। अनाइज़ा रोते हुए अभी बोली ही थी कि इब्रार गुस्से से इसकी बात काटता बोला, जिस पर अनाइज़ा ने मजीद रोना शुरू किया। जबकि जब्बार साहिब तो हैरानगी से बस अनाइज़ा को देखने लगे। इमरान कभी परेशानी से अपने भाई को देखता, कभी अनाइज़ा को। प्लीज़ इब्रार ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो हो जाओ, मैं क्या करूं? मॉम आपको पता है ये कितनी बार जानबूझकर मेरे नज़दीक आ चुकी है ताकि मैं इससे शादी कर लूं। वो तो मेरी शराफत के मैं खामोश रहा, पता नहीं तायमी ने इसकी कैसी तरबियत की है। इब्रार तुम झूठ चटाख। अनाइज़ा की बात सुनते इब्रार अपनी माँ को देखता बोला तो अनाइज़ा ने इसे हैरानगी से देखा। फिर अनाइज़ा फ़ौरन बोली। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मलाइका आगे बढ़ती इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर गई। जबकि मलाइका की इस हरकत पर अनाइज़ा एकदम से ज़मीन पर गिरी तो सब ने हैरानगी से मलाइका को देखा। ये बदचलन लड़की समझती है हम इसके जाल में आ जाएंगे। पहले रोती रही और जब जब्बार साहिब ने शादी का कहा तो इब्रार से निकाह की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
इब्रार सही कह रहा है, न जाने कितनी दफ़ा ये मेरे लड़कों के करीब यूं ही आती रही है और हमें पता भी नहीं चला। तुम मेरे घर में रहने के काबिल ही नहीं हो, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। नहीं चाची जान, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ चाची जान मुझे माफ़ कर दें, ये सब इब्रार ने किया है, मेरी कोई गलती नहीं। मलाइका गुस्से से बोलती है, नायज़ा का हाथ पकड़ती इसे खींचती हुई बाहर की जानिब ले जाने लगी। जब जब्बार साहिब फौरन आगे बढ़े। मलाइका, हमने कहा रुक जाओ, बच्ची की बात तो सुन लो। बस जब्बार साहिब, अब मैं इस बदचलन और आवारा लड़की को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो तुम। जब्बार साहिब की बात सुनते मलाइका चिल्लाती बोली और फिर अनाइजा के चॉकलेट ब्राउन बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचती इसका एक हाथ पकड़ती इसे खींचकर बाहर की जानिब बढ़ी और इसे काली अंधेरी रात में घर से बाहर धक्का देती दरवाजा इसके मुंह पर बंद कर गई, जबकि पीछे अनाइजा जोर जोर से दरवाजा बजाती चीख चीख कर इनको आवाजें देने लगी। काली अंधेरी रात में अनाइजा सैगल पैलेस के बाहर खड़ी कितनी देर दरवाजा बजाती रही। जब थक गई तो वहीं दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठती अपने घुटने अपने सीने से लगाती इन पर अपना सर टिका गई। माँ बाप की वफात के बाद आज वो पहला दिन था जब अनाइजा का शिद्दत से दिल किया वो भी इनके पास चली जाए। अनाइजा वहाँ बैठी अभी रो ही रही थी जब 3 फ्रेंच लड़के अनाइजा के पास आए और फिर इसमें से एक ने अनाइजा के सर पर हाथ रखा तो अनाइजा ने एक झटके से अपना सर उठाया। इस नीली आंखों वाली हसीना को देखते वो लड़के खबासत से मुस्कुराए, फिर एक दूसरे को इशारा करते आगे बढ़े। अभी इनमें से एक अनाइजा के करीब हुआ ही था कि अनाइजा पास पड़ा गुलदान उठाती इसको मारती अपनी इज्जत बचाने की खातिर उठकर वहां से भागी। वो एक दफ़ा तो एक भेड़िए के हाथों लुट गई थी मगर दूसरी बार लुटने की हिम्मत ना रखती थी। एक तो इतने महीने पेरिस में रहकर भी अनाइजा को पेरिस की सड़कें याद ना हुई थी। वो अपनी इज्जत बचाती लाइन से बने घरों के आगे चौड़ी सड़क पर अंधाधुंध भागती रही। वो किधर को भाग रही है वो नहीं जानती थी, जबकि वो तीनों भेड़िए इसके पीछे पीछे भागते रहे। भागते भागते अनाइजा घरों की कतार से निकलती एक सुनसान जगह पर आ गई जहां दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जबकि बीच में एक सीधी सड़क जाती थी। अनाइजा सुबह से भूखी प्यासी थी, अब तो भाग भाग कर भी सांस फूल गया था। वो इस हालत में और नहीं भाग सकती थी। अनाइजा ने एक नज़र अपने पीछे को देखा जहाँ पर कोई ना था। इससे पहले कि अनाइजा कुछ सोचती इन तीनों लड़कों की आवाज़ें आने लगी। अनाइजा भाग कर एक दरख्त के पीछे छुपती अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रखती अपने सांस तक की आवाज भी रोक गई। कहाँ गई वो? इधर को ही तो आई थी, इधर ही देख, इधर ही कहीं होगी। अगर वो मिल जाए तो आज की रात बहुत रंगीन गुजरेगी। आज की रात क्या, आने वाला 1 हफ्ता तो वाकई ही रंगीन गुजरेगा। ढूंढो इसे। एक लड़के की बात सुनते इसका दूसरा साथी परेशानी से बोला तो तीसरा इन दोनों को देखता आंख विक करता बोला। फिर वो तीनों फौरन से अलग अलग जाते दरख्तों के पीछे नाइजा को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद इन तीनों को आगे की जानिब जाता देखकर नाइजा खुद में हिम्मत करती उठी और खामोशी से दरख्त के पीछे से निकली और वापस उसी तरफ को भागी जहां से नाइजा आई थी। मगर बुरा हुआ, न सिर्फ इन लड़कों ने नाइजा को भागते देख लिया बल्कि नाइजा चौंक के बीच में आकर भूल गई कि वो किस तरफ से भागती हुई इधर को आई थी और सैगल पेरिस का रास्ता किस तरफ है। अनाइजा अपने मुंह पर हाथ रखती रोने लगी। वो पेरिस की गलियों में खो गई थी। इन तीनों लड़कों को एक बार फिर अपने पीछे आता देखकर अनाइजा अपने राइट साइड वाली सड़क पर भागी। साथ ही साथ इसने शिद्दत से दुआ की कि रात के इस पहर को इसे मिल जाए जो इसे इन तीनों भेड़ियों से बचा सके। और शायद अनाइजा की शिद्दत से मांगी गई दुआ आज अर्श तक पहुंच गई थी। कहानी में पहले भी एक हसीना ने शिद्दत दिल से दुआ की थी कि इसकी इज्जत बचा ली जाए, मगर उस वक्त दुआ ने अर्श तक पहुंचने में देर कर दी थी और भेड़िया अपनी प्यास बुझाकर भाग गया था। कहानी में आज भी एक हसीना ने दुआ की थी कि उसकी इज्जत बचा ली जाए और आज दुआ ने अर्श पर पहुंचने में जरा वक्त न लगाया था। दुआ अर्श पर पहुंच गई थी और अनाइजा की इज्जत बचाने के लिए एक मुहाफिज को इसी सड़क पर भेज दिया गया था। कहानी में पहले भी एक बार निस्वानी चीखें इस शख्स ने सुनी थी मगर वो लेट हो गया था। कहानी में आज भी निस्वानी चीखें इस शख्स ने सुनी थी मगर आज वो इस निस्वानी चीख का पीछा करता इस तक पहुंच गया था। अनाइजा जो दिल में मुसलसल अपनी हिफाजत की दुआएं करती चीखती हुई भाग रही थी, अचानक एक चट्टान से बुरी तरह से टकराई थी। अनाइजा अपने सामने आए अचानक इस पत्थर से टकराती पीछे को गिरने ही वाली थी जब किसी ने इसकी नाजुक कमर में हाथ डालते इसे जमीन बोस होने से रोक लिया था। खुद को हवा में महसूस करते अनाइजा जो गिरने के डर से जोर से आंखें बंद कर चुकी थी झट से अपनी आंखें खोल गई। अपने सामने सी ग्रीन आंखों वाले शहजादे को देखते नाइजा का सांस खुश्क हुआ, जबकि वो शख्स एक नजर नाइजा को देखते इसे कमर से खींचकर अपने चट्टानी सीने से लगाता सामने खड़े इन तीनों लड़कों को लाल अंगारा होती आंखों से घूरने लगा। डिमोन को अपनी तरफ घूरता पाकर इन तीनों लड़कों का सांस खुश्क हुआ। फ्रांस में डिमोन की वहशत से कौन नावाकिफ था। डिमोन को नाइजा की कमर में हाथ डाले देखकर वो तीनों लड़के वहां से भागे तो डिमोन के इशारा करने पर इसके गार्ड्स भी इन तीनों के पीछे भागे, जबकि अनाइजा तो इस फरिश्ते का सहारा पाती डर कर जो इसके सीने को चिपकी
की पीछे होना भूल गई। इस मास्क वाले सी ग्रीन आंखों वाले शख्स के बारे में नाइजा ने कॉलेज में बहुत बार सुना था, मगर इसे कभी इसकी वहशत पर यकीन न आया था। मगर आज इस शख्स को अपनी आंखों के सामने देखते नाइजा न सिर्फ इस शख्स की दहशत पर यकीन कर बैठी थी, बल्कि इस शख्स पर बुरी तरह से दिल हार बैठी थी। अनाइजा इतनी परेशानी में भी बस डिमोन का चेहरा बिना पलक झपकाए देखती रही। वो भूल गई कि वो माँ बनने वाली है। वो इब्रार सहगल का किया जुल्म इस वक्त भूल गई। वो भूल गई कि इसे मलाइका ने घर से धक्के देकर निकाला है। वो भूल गई कि मलाइका के घर से निकालने के बाद 3 लड़के इसके पीछे पड़े। वो भूल गई कि वो सहगल पैलेस का रास्ता नहीं जानती। वो भूल गई कि वो पेरिस की अनजान सड़कों पर खो गई है। और वो ये भी भूल गई कि वो रात के इस पहर एक अनजान शख्स की बाहों में खड़ी इसे ठरकियों की तरह ताड़ रही है। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? पाँव पाँव दर्द हो रहे हैं। तुम रात के इस वक्त घर से बाहर क्या कर रही हो? डिमोन के सवाल पर अनाइजा ने नफ़ी में सर हिलाया तो डिमोन ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर अनाइजा इसे देखती अटकते हुए मासूमियत से बोली। तो डिमोन ने गहरा सांस भरते शुक्र किया कि वो आज लेट नहीं हुआ था। फिर इसने गुस्से से सवाल किया, मगर जवाब न दार। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं रास्ता भूल गई। मैं पेरिस में नहीं हूँ। तो तुम्हें किसने कहा था रात के इस वक्त घर से अकेले निकलने को? अनाइजा को खुद की तरफ नदीदों की तरह देखता पाकर डिमोन इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाता गुस्से से बोला तो नाइजा ने रूहान से होते अटकते हुए जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर डिमोन को मजीद गुस्सा आया। फिर वो नाइजा की एक्वा ब्लू आंखों में झांकता गुस्से से धारा तो नाइजा ने सांस रोकते इसे देखा, मगर नजरें अब भी ना झुकाई। इसे सांस रोकते स्टिल होते खुद को देखते पाकर डिमोन ने गहरा सांस भरा। वो यूं खड़ी किसी कार्टून से कम न लगी डिमोन को। फिर डिमोन अपने चेहरे से मास्क हटाता इसकी आंखों में देखता इसके मुंह पर फूंक मार गया कि चलो एटलीस्ट वो इसे यूं घूरना बंद करती, नजरें झुका लेती। मगर ये फूंक उल्टी डिमोन के ही गले को पड़ गई। वो जो कब से स्टिल सांस रोककर कार्टून बने इसे देख रही थी, डिमोन के फूंक मारने की शर्त थी। वो अपनी एक्वा ब्लू आंखें बंद करती बेदम सी होती डिमोन की बाहों में झूल गई। इस हुसन के पैकर को होशो-हवास से बेगाना होते देखकर डिमोन ने एक सर दा भरी। फिर अपना मास्क दुरुस्त करता इसे अपनी बाहों में उठाता अपनी काली जी वैगन में पैसेंजर सीट पर बिठा गया। वो रात के इस पहर इसे यहाँ सड़क पर कहाँ छोड़ता, ये तसल्ली डिमोन ने खुद को दी थी। जबकि इस कार्टून को देखते इसके सीने में मौजूद पत्थर में भी आज तुगयानी मची थी। अपने दिल के हाल से अनजान वो गुस्से में आता ड्राइविंग सीट पर बैठा। फिर अपने चेहरे से मास्क उतारता डैशबोर्ड पर फेंकता अपनी जेब से सिगरेट निकालता जला गया। 2-3 गहरे गहरे कश भरने के बाद इसने अपने साथ वाली सीट पर बेसुध पड़ी इस हसीना को एक नज़र देखा, जिसके चॉकलेट ब्राउन बाल इसके सफ़ेद दूधिया चेहरे को ढक रहे थे। न जाने क्यों डिमोन को नाइजा के चेहरे पर गिरी इसकी वो सिल्की चॉकलेट ब्राउन जुल्फें इस वक्त जहर लगी। फिर वो किसी ट्रांस की कैफियत में अपना हाथ आगे बढ़ाता इसके चेहरे से वो सिल्की चॉकलेट ब्राउन जुल्फें हटा गया। नाइजा का दूधिया सफ़ेद चेहरा देखते डिमोन ने अपने निचले होंठ का किनारा दांतों में दबाया, फिर हल्का सा इसकी जानिब झुका। मेरी किटन। डिमोन अनाइजा की गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी वो एक मखसूस स्टैम्प जिस पर जगुआर की शक्ल बनी थी लगाता हल्की आवाज़ में इसके डर के मारे बेहोश होने पर इसे निक नेम देता बोला। फिर मुस्कुराता हुआ फ़ौरन अनाइजा से दूर होता अपनी गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि डिमोन की वो जी वैगन काली अंधेरी रात में धुआं उड़ाती दूर निकलती रात के अंधेरे में इसी का हिस्सा बनती गुम हो गई।